हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट जो था एटॉमिक थ्योरी वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो अपना कंप्लीट हो चुका था। अब सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है और ये जो एलिमेंट्स को एक तरीके से व्यवस्थित किया गया था वो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया था और इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसकी हेल्प की थी। ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई कहां थी, क्लासिफिकेशन कहां जरूरी था। तो देखिए क्या होता है कि अगर लगभग सन 1800 तक 31 एलिमेंट्स पाए जाते, उस टाइम तक 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो अब उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित करना था। तो इसके लिए अपने को क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कि उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे आज के टाइम अपन क्या करते हैं, जैसे 8th क्लास के बच्चे अलग बैठे, 9th के अलग बैठे, 11th के अलग बैठेंगे, 12th के अलग बैठेंगे, तो अपन उनको क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही क्या काम किया था, साइंटिस्ट ने काम किया था, जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं, इसे अपन लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आए थे डॉबर एंडर, एक साइंटिस्ट थे डॉबर एंडर। देखिए डॉबर एंडर ने क्या दिया था, डॉबर एंडर का ट्रिक है ट्रायड रूल ऑफ डॉबर एंडर। ठीक है, अब ये ट्रायड रूल क्या कहता था, ट्रायड रूल ये कहता था कि मतलब जो भी एलिमेंट्स, जैसे उनको 3 एलिमेंट्स है, इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए थे और इन्होंने कहा था जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, जो एटॉमिक मास है, उसका जो एवरेज आएगा वो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए समझाता हूं मैं आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अपने ये 3 लिए। अब देखिए अपने को पता है कि इसका जो एटॉमिक मास था वो 7 होता है, इसका जो होता है वो 39 होता है। तो देखिए 7 + 39 / 2 एवरेज ले लेते हैं, इसका कितना हो गया 46 / 2 कितना हो गया 23। तो इसका मतलब ये 23 आया वो किसका मास है, सोडियम का मास। 23 आया वो किसका मास हो गया, सोडियम का मास हो गया। तो ये डॉबर एंडर का ट्रायड रूल था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज जो मास आता है वो किसके इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। देखिए कैल्शियम में कितना होता है 40, बेरियम में कितना होता है 137। ठीक है, तो इन दोनों का अपन एवरेज लेंगे। देखिए एवरेज लेते हैं एक बार, 40 + 137/2 कितना हो गया 771/2 818.5 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा। तो ये क्या किसका मास हो गया, स्ट्रोंशियम का, इन्होंने अप्रोक्सीमेट 88 लिया था। ठीक है, तो ये स्ट्रोंशियम का मास हो गया। ठीक है, एक और लिया था इन्होंने, एक एग्जांपल और देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखिए क्लोरीन का कितना होता है, अपने को पता है 35 होता है, इसका कितना होता है 127 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का अपन एवरेज लेंगे तो किसका मास आएगा, ब्रोमीन का आ जाएगा। और वो अप्रोक्सीमेट इन्होंने माना था, जो मास लिया था इन्होंने वो कितना लिया था, अप्रोक्सीमेट लिया था। ठीक है, तो ये था डॉबर एंडर का ट्रायड रूल। ये किसका रूल था, डॉबर एंडर का ट्रायड रूल। लेकिन बात ये थी डॉबर एंडर ओनली 3 ट्रायड ही लिए थे, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये 3 ट्रायड ही लिए थे। इसके बाद में अब डॉबर एंडर का ट्रायड रूल आया था 1829 में, 1829 के अंदर। इस टाइम तक लगभग 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लगभग 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद में भी ओनली ये 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बता पाए थे, ओनली 3 ट्रायड ही लिए थे इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए ये रूल भी क्या हो गया था, ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा था। ठीक है, इसके बाद में आए थे न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। देखिए उसके बाद आए थे
ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। हाँ देखिए, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने एक रूल दिया था। ऑक्टेट रूल का मतलब अपन समझ सकते हैं, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब इन्होंने कुछ 8 एलिमेंट्स को लेके 8 टाइप से ऐसे एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इन्होंने कहा था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कि जैसे म्यूजिक टोन्स होते हैं, संगीत के सुर होते हैं, कैसे म्यूजिक टोन्स होते हैं, सा रे गा मा पा द नी, वापस क्या आ गया? सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और 8। ये जो 8 एलिमेंट्स है, ये जो 8 एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? वापस रिपीट कर रहा है। वापस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने कहा था कि हर एक 8 एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टीज को वापस रिपीट करता है। अपनी प्रॉपर्टीज को वापस क्या करता है? रिपीट करता है। तो हर एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? इस पे रिपीट कर रहा है। तो इन्होंने जैसे एलिमेंट्स ले लें, जैसे उस टाइम तक हाइड्रोजन को डिस्कवर हुआ नहीं था और नोबल गैसेस डिस्कवर हुई नहीं थी, तो स्टार्ट कहां से किया था? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नोबल गैसेस आ गई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, वापस नोबल गैसेस आ गई, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन्होंने कहा था कि ये जो एलिमेंट्स जो इस ऑर्डर के अंदर आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम होती है। उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सेम होती है। लेकिन जब तक न्यूलैंड आए थे 1856 के अंदर, तो उस टाइम तक लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। 1856 तक लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद में भी न्यूलैंड ओनली कैल्शियम तक ही कैल्शियम तक ही समझा पाए थे, कि कैल्शियम एलिमेंट तक ही ये समझा पाए थे। इसलिए ये भी इनका क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। जब 63 एलिमेंट थे लेकिन ये फिर भी कैल्शियम तक ही समझा पाए थे, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये इनका क्या हो गया था? ड्रॉबैक हो गया था। ठीक है, तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए साइंटिस्ट आए थे मेंडलीफ। देखिए नेक्स्ट अपने पास आते हैं डेमित्री मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ ने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को एक सारणी के अंदर व्यवस्थित किया था, और इनका जो मेन जो आधार था वो था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कि एलिमेंट्स को उनके बाहर के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया, एलिमेंट्स को उनके बाहर के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया था। तो वैसे ही बात करें तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी और इनका जो आधार था वो क्या था? एटॉमिक मास। कि जो एलिमेंट्स थे उनको उनके भार के अनुसार व्यवस्थित किया था। सबसे कम भार वाले को सबसे पहले रखा गया था, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता गया वैसे वैसे उन्होंने एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था। इन्होंने क्या किया था? अपनी पीरियोडिक टेबल को छह आवर्त एंड 8 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। ठीक है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। अभी वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं? ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं।
ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है हम अपन लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो भी 6 आवर्त थे इनमें भी इन्होंने क्या बनाई थी, श्रेणियां बनाई थी, सीरीज। इन्होंने क्या बनाई थी, सीरीज बनाई थी। और जो 8 वर्ग है इसमें भी इन्होंने क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, ए एंड बी ग्रुप बना देते, ए एंड बी ग्रुप के अकॉर्डिंग इन्होंने इनको क्या कर दिया था, व्यवस्थित कर दिया था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट आप पीरियोडिक टेबल थे, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी ऐसे ड्रॉबैक्स थे इनके, जो आवर्त सारणी के बाद में आवर्त सारणी को दूसरी बार बनाना पड़ा। अब देखिए इन्होंने क्या कहता, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो प्रॉपर नॉलेज नहीं था उस टाइम उनको प्रॉपर, तो इसलिए इन्होंने क्या कहता, ऐसे एलिमेंट्स के नाम ऐसे रखे थे, एक का बोरेन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। बाद में एलिमेंट्स को स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम इन नाम से जाना गया था। बाद में एलिमेंट्स को स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल थी वो मेनलिस्ट की थी। अब इन्होंने क्या कर दिया था, पहले एटॉमिक मास को आधार लिया था, 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, और जो पीरियड दिए थे उनको भी क्या कर दिया, सीरीज के अंदर व्यवस्थित कर दिया था। हर एक पीरियड के अंदर 2 सीरीज थी। ग्रुप के अंदर भी क्या करते हैं, ए एंड बी ग्रुप्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया था। और जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं था, उन्होंने एक का बोरेन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन नाम दिया था, जो बाद में स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम नाम से जाने गए थे। इन्होंने सबसे पहले हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। तो पहले हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया था कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ऑक्साइड बोलते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनते हैं उन्हें हाइड्राइड बोलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद में भी क्या हो गया था कि मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। तो देखिए ड्रॉबैक क्या क्या थे। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था मेंडलिफ की, कि जो आधार लिया था वो एटॉमिक मास। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था इनका, आधार लिया था वो एटॉमिक मास का, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होने के बाद में भी उनको पहले रखा गया था, जिनका मास ज्यादा होने के बाद में उनको कहां रखा गया था, पहले रखा गया था। जैसे टेलोरियम एंड आयोडीन, टेलोरियम एंड आयोडीन, आयोडीन का मास ज्यादा था लेकिन फिर भी उनको क्या रख दिया था, पहले रख दिया था। तो ये एटॉमिक मास इनका सबसे पहला ड्रॉबैक हो गया था। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक था कि जो भी फ्यूचर एलिमेंट्स है, जो भी फ्यूचर एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इन्होंने प्रॉपर प्लेस निर्धारित नहीं किया था कि उनको कहां रखेंगे। जो भी आइसोटॉप्स है, समस्थानिक है, समस्थानिकों के लिए इन्होंने एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड नहीं किया था। समस्थानिकों के लिए इन्होंने प्रॉपर प्लेस डिसाइड नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद में जैसे नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस के लिए इन्होंने क्या किया, एक जीरो ग्रुप रखा था। पहले पता नहीं था, बाद में पता चला, इन्होंने क्या करता था उसको जीरो ग्रुप के अंदर अलग से एक सेपरेट ग्रुप बना के जीरो ग्रुप नाम दे दिया था। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास इनका आधार था। फ्यूचर एलिमेंट्स के बारे में इनको पता नहीं था। आइसोटॉप्स को प्रॉपर प्लेस नहीं दिया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन को प्लेस नहीं दिया गया था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे मेनली। इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, हेनरी मोजले। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए थे, हेनरी मोजले। तो देखिए हेनरी मोजले ने क्या किया था, देखिए हेनरी मोजले आए थे उसके बाद में हेनरी मोजले। नाइनटीन 30 में आए थे हेनरी मोजले। देखिए जब तक मैनलिफ थे
तो अपरमाणविक जो कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी खोज नहीं हो रही थी। जब तक मेंडलीव थे तब तक अपरमाणविक कणों की खोज नहीं हो रही थी, इसलिए उनका आधार क्या था? परमाणु भार। लेकिन जब हेनरी मोज़ले आए थे तब अपरमाणविक कणों की खोज हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने अपना आधार किसको बनाया? परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को आधार बनाया। एटॉमिक नंबर जो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से व्यवस्थित की थी कि जिसका एटॉमिक नंबर पहले कम है वो उसको पहले रखा गया था, जिसका ज्यादा है उसको बाद में रखा गया था। ठीक है, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे बोलते हैं अपन लोग? हेनरी मोज़ले को बोलते हैं। और इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें अभी तक कोई कमियां नहीं है और अभी भी वही आवर्त सारणी चल रही है। ठीक है, क्योंकि इनका आधार किसको लिया था? इन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया था। उन्होंने कहा था कि जो तत्व होते हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक जो गुण होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी क्या बता दी अपने को। पहली बात ये कि इनकी जो आवर्त सारणी थी इसके अंदर 18 वर्ग एंड 7 आवर्त, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, 18 वर्ग एंड 7 आवर्त थे। और जो मेंडलीव के जो ड्रॉबैक्स थे, हाइड्रोजन को प्लेस नहीं दिया गया था, इन्होंने दिया था। समस्थानिकों को प्लेस नहीं दिया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, फ्यूचर एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने बताया था। ठीक है, जो भी नोबल गैसेस है उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप रखा गया था। जो 18 ग्रुप है वो नोबल गैसेस के लिए। तो देखिए इनकी आवर्त सारणी कैसी थी। इसी में समझ लीजिएगा आप लोग, प्रॉपर्ली साथ साथ अभी समझ लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से आवर्त सारणी बनी थी इन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। 1 2 3 4 5 6। देखिए इस टाइप से इनकी पीरियोडिक टेबल दिया। पीरियोडिक टेबल ये क्या बोलती थी कि ये जो शुरुआत के, इन्होंने कहा था कि जो शुरुआत के जो 2 ब्लॉक लिए हैं वो होते हैं एस ब्लॉक। क्या होते हैं वो? एस ब्लॉक। जो शुरुआत के जो 2 ब्लॉक है, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक जो है वो क्या है? एस ब्लॉक है। जो 3 से लेकर 12 तक है, 3 से लेकर 12 तक है, उन्हें नाम दिया था इन्होंने डी ब्लॉक। क्या नाम दिया था इनको? डी ब्लॉक नाम दिया। जो 13 से लेकर 18 तक है उनको इन्होंने नाम दिया था टी ब्लॉक। टी ब्लॉक। और जो ये नीचे जो दे रखा है उसको इन्होंने नाम दिया था एफ ब्लॉक। ठीक है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया था, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक के अंदर ये जो पहले आते हैं वो होते हैं लैंथेनाइड, और जो बाद में आते हैं वो होते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है एफ ब्लॉक की फर्स्ट लाइन है उसको लैंथेनाइड्स बोलते हैं और नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स बोलते हैं। अब देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 and 7,
5 6 एंड 7। ये 7 आवर ले रहे हैं ना, 7 आवर लेते और ये कितने थे 18 ब्लॉक थे। देखिए ये जो फर्स्ट एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, सारीय धातुएं, सारीय धातुएं। जो सेकंड लाइन है उसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, सारीय मृदा धातुएं, सारीय मृदा धातुएं। ये जो है डी ब्लॉक आता है उसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। जो पी ब्लॉक है वो मैन एलिमेंट से मुख्य तत्व, मुख्य तत्व। दूसरा नाम इसका और भी है निरूपक तत्व, निरूपक तत्व। जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को बोलते हैं अंत संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? अंत संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ये इस टाइप से इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स को नाम दिया था। अब देखिए फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप क्या होता है? जो फर्स्ट जो ग्रुप जो पेड़ फर्स्ट पेड़ है वो क्या बहुत छोटा होता है, इसके अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स ही है, इसके अंदर क्या ओनली 2 एलिमेंट ही है। इसको नाम दिया था इन्होंने अति लघु आवर्त। अति, देखिए क्या हो गया ये अति लघु आवर्त। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है वो आता है लघु आवर्त। देखिए एक अपन ने ये किया रख दिया यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे नंबर क्या रहेगा 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो दूसरा एंड तीसरा जो होता है वो होता है लघु आवर्त। ठीक है, चौथा और पांचवा जो है वो है दीर्घ आवर्त। लास्ट जो है वो है अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, इनको ऐसा क्यों बोलते हैं अति लघु आवर्त? क्या इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड के अंदर कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स ही होते हैं। उसके बाद में इनमें कितने होते हैं? 5 और 6 में कितने होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। और अति दीर्घ में कितने होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब 32 कहां से आए? तो सर ये लाइंस तो 18 ही है, फिर 32 कहां से आए? क्योंकि यहां पर जो है ये वाले जो है लैंथेनाइड्स यहां से और ये एक्टिनाइड्स जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि मतलब 18 प्लस 14 ये ऐड हो जाते हैं। 18 और 14 क्या हो जाता है? इसमें ऐड हो जाते हैं। तो 18 और 14 कितना हो गए? टोटल 32 हो गए। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये आवर्त सारणी को इन्होंने व्यवस्थित किया था। और ये जो लास्ट जो ग्रुप है इसको क्या नाम दिया था इन्होंने? नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है। दूसरा नाम ये बोल सकते हो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, आप कुछ भी बोल सकते हो इनको, क्योंकि ये क्या होती है? अक्रिय होती है। इनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। इनकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? 0 होती है। अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट जो ग्रुप है इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयुक्ता दर्शाते हैं। जो वैलेंसी दर्शाते हैं वो कैसी होती है? वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है। यहां पर 3 प्लस माइनस 4। ठीक है, यहां पर क्या होगा? 1 2 3, फिर प्लस माइनस 4, फिर -3 -2 -1 एंड 0। ठीक है, ये इनकी क्या होती है? ऐसे वैलेंसी होती है। तो और इन्होंने क्या कहा था? अपने एक बात कही थी कि इन्होंने क्या आइसोटॉप्स को भी एक प्रॉपर प्लेस दिया था। तो आइसोटॉप को कहां प्लेस दिया था? जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि कार्बन यहां आता है, अपन बोलते हैं कार्बन यहां आता है, तो कार्बन के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनको भी यहीं पर रखा गया है।
कार्बन के आइसोटॉप्स को भी वहीं पर रखा गया जहां वो मेन एलिमेंट्स है, वहीं पर उनके आइसोटॉप्स को भी रखा गया। ठीक है, तो ये किसकी आवर्त सारणी थी? हेनरी मोजले की आवर्त सारणी थी। हेनरी मोजले की इस टाइप से आवर्त सारणी थी। तो इन्होंने अपने आवर्त सारणी को इस तरीके से व्यवस्थित किया था कि पहले ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया था और इनको नाम दिया था अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त एंड अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, और ये जो थे वो कौन से थे? एल्कली मेटल्स, सारी धातु है, ये सारी मृदा धातु है, ये संक्रमण तत्व, ये मुख्य तत्व, और ये नीचे जो आते हैं वो क्या होते हैं? अंतर संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो अभी अपन ने डॉबेरानर, न्यूलैंड, मैंडलिक एंड मोजले, ये चार वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई आवर्त सारणी को पढ़ा है। और जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है पीरियड टेबल, वो किसकी है? हेनरी मोजले की पीरियड टेबल, जो अभी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, इसके अंदर फ्यूचर एलिमेंट्स के बारे में भी प्लेस दिया गया था। ठीक है, और ये क्या होता है? यहाँ पर जो यूरेनियम आता है, यूरेनियम के बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें नाम दिया गया था पैरा यूरेनियम। उन्हें क्या नाम दिया था? पैरा यूरेनियम नाम दिया गया था। वो भी हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, आवर्तिता, तत्वों में आवर्तिता के मतलब उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि अपन बोलते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, तो अपन कहेंगे क्यों बढ़ता है? बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता है, तो क्यों घटता है? धात्विक गुण बढ़ते हैं, तो क्यों बढ़ते हैं? तो इनके बारे में डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।